कोनिचिवा अमीना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर एनीमे पर। तो मैंने फाइनली ब्लैक क्लोवर एनीमे को देख लिया है और इसमें मुझे काफी टाइम लगा क्योंकि इसमें 170 एपिसोड जो हैं। तो इस वीडियो में मैं अपने थॉट्स और ओपिनियंस को शेयर करूंगा इस सीरीज को लेकर के कि मुझे पर्सनली इस सीरीज में क्या अच्छा लगा, क्या इसमें कमियां थी और क्या इंप्रूवमेंट इसमें किए जा सकते हैं इसके फ्यूचर सीजन्स में। इस वीडियो में थोड़े बहुत स्पॉयलर जरूर होंगे क्योंकि मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखने आया है उसने प्रोबेबली ये सीरीज देख ली है क्योंकि इस सीरीज का पहला एपिसोड 2017 में एयर हुआ था। लेकिन मैं कोशिश करूंगा बहुत ज़्यादा स्पॉइलर भी नहीं देने का क्योंकि कुछ नए व्यूअर्स भी आए होंगे जो कि इस सीरीज़ को देखने का सोच रहे होंगे, क्योंकि मैं खुद भी एक नया व्यूअर हूं जिसने अभी इसे हाल फिलहाल में देखा है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे इस एनीमे के प्रोडक्शन के ऊपर। तो देखिए, एनीमे इंडस्ट्री में अभी नॉर्मल सा हो गया है कि जितना भी एनीमे आज हमें देखने मिल रहा है सब में किसी न किसी तरीके का प्रोडक्शन इशू होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ शोज़ बहुत इंक्रीज़ हो चुके हैं और जो उसमें नंबर ऑफ टैलेंट है वो इंडस्ट्री में लिमिटेड है। इसी वजह से जब ज़्यादा शोज़ बनते हैं तो टैलेंट उसी में थिन आउट हो जाता है। लेकिन ब्लैक क्लोवर के प्रोडक्शन की हालत इतनी ख़राब थी कि उसमें इन बिटवीन एनिमेटर्स जो होते हैं वो तक इन हाउस नहीं थे। एपिसोड 8 से लेकर एपिसोड 66 तक जो एपिसोड्स थे उसमें इन हाउस एनिमेशन को आउटसोर्स किया गया था। आप समझ रहे हैं ये कितना ख़राब है। तो जिन्हें नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं कि की एनिमेशन वो फ्रेम्स होते हैं जो कि हाई इंपॉर्टेंस के होते हैं, उन्हें एक की एनिमेटर ड्रॉ करता है। उन फ्रेम्स के बीच में जो फ्रेम्स आते हैं उन्हें इन बिटवीन फ्रेम्स कहते हैं और उन्हें एक इन बिटवीन एनिमेटर ड्रॉ करता है। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो स्टूडियो ने 58 एपिसोड्स तक इन हाउस एनिमेटर्स प्रोवाइड ही नहीं किए इस सीरीज़ को। कभी कभी इस सीरीज़ में हालत इतनी ख़राब हो जाती थी इसकी प्रोडक्शन में कि तात्सुया योशिहारा जो कि इसके सीरीज़ डायरेक्टर हैं उन्हें इन बिटवीन एनिमेशन करना पड़ रहा था। आप समझ रहे हैं ये हालत कितनी ख़राब होगी कि सीरीज़ डायरेक्टर को इन बिटवीन एनिमेशन करना पड़ रहा है। इन हाउस इन बिटवीन एनिमेटर्स नहीं मिलने पर इन्हें आउटसोर्सिंग करनी पड़ी और उसमें बहुत सारे स्टूडियो इन्वॉल्व थे, लेकिन उसमें दो मेन स्टूडियो थे। एक था स्टूडियो माउस, एक था स्टूडियो जीवू एनिमेशन प्रोडक्शन। तो ब्लैक क्लोवर के 170 एपिसोड्स में स्टूडियो माउस ने 22 एपिसोड्स के की एनिमेशन और 24 एपिसोड्स के सेकंड की एनिमेशन को भी संभाला था। साथ ही साथ स्टूडियो जीवू एनिमेशन प्रोडक्शन ने 18 एपिसोड्स के सेकंड की एनिमेशन और 25 एपिसोड के एनिमेशन डायरेक्शन के साथ साथ की एनिमेशन में भी हेल्प प्रोवाइड की थी 29 एपिसोड्स तक। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि एक पर्टिकुलर एनिमे जब एक पर्टिकुलर स्टूडियो के अंडर बनता है तब उसकी क्वालिटी वहाँ से इंश्योर हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। एक एनीमे की क्वालिटी डिपेंड करती है कि उसके पीछे स्टाफ कौन सा इन्वॉल्व है और उन्हें प्रॉपर टाइम और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं कि नहीं। जो कि ब्लैक क्लोवर के केस में टैलेंट तो था इनके पास तात्सुया योशिहारा जैसा, लेकिन उसे प्रॉपर रिसोर्सेज और प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया है। ब्लैक क्लोवर का प्रोडक्शन स्टूडियो पिएरो के अंडर हुआ है और इन्होंने ही नारुतो और ब्लीच जैसे एनिमेस को बनाया है, लेकिन स्टूडियो पिएरो ने ब्लैक क्लोवर को टोटली नेग्लेक्ट किया था इसके प्रोडक्शन के दौरान। लेकिन इतने प्रोडक्शन हैंडीकैप्स होने के बाद भी तात्सुया योशिहारा ने अपने विजन को बुचर होने नहीं दिया और उन्होंने हमें बहुत ही मेमोरेबल एपिसोड्स भी प्रोवाइड किए। हाँ, सीज़न 1, सीज़न 2 और सीज़न 3 में कई सारे एपिसोड्स ऐसे हैं जिसमें एनिमेशन अच्छा नहीं है, एनिमेशन कहीं कहीं तो बहुत ही ख़राब भी है, लेकिन एपिसोड 63, एपिसोड 100 और एपिसोड 151 जैसे कमाल के एक्शन एनिमेशन एपिसोड्स हमें देखने को मिले इन्हीं के अंडर। तो मैं ब्लैक क्लोवर फैंस से इतना तो ज़रूर कहूँगा कि तात्सुया योशिहारा के लिए आप ग्रेटफुल रहिए क्योंकि इनके बिना प्रोडक्शन शायद कोलैप्स कर जाता। तो ये तो हो गई प्रोडक्शन की बात। अब हम बात करेंगे इस एनीमे के ऊपर। तो हम सीज़न वाइज इस पर चर्चा करेंगे जिसमें सबसे पहले आता है सीज़न 1। तो सीज़न 1 के शुरुआत में हमें अपने मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। हमें इसके वर्ल्ड के बारे में जानकारी दी जाती है कि इस वर्ल्ड में मैजिक कैसे काम करता है और इस वर्ल्ड में जो सोसाइटी काम करती है वो मैजिकल हायरार्की पे काम करती है। तो इस वर्ल्ड में ये सिस्टम है कि इस वर्ल्ड में अगर आप आगे बढ़ेंगे और आप कितना आगे बढ़ेंगे ये डिसाइड होता है कि आपके पास मैजिक पावर कितनी है, आपके पास माना कितना है और इससे भी कि आप नोबल हैं कि आप कॉमनर हैं। तो हमें शुरू के 8 एपिसोड्स में अपने मेन कैरेक्टर्स आस्था और यूनो से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये दोनों ही ऑर्फन हैं और इन्हें एक ही दिन एक ही साथ हाज विलेज के चर्च के सामने पाया गया था और इनकी परवरिश और इनका पालन पोषण इसी चर्च में हुआ है। इन दोनों का ही एक ही सपना है कि ये एक दिन क्लोवर किंगडम के विजर्ड किंग बने और ये दोनों ही कैरेक्टर्स इस सीरीज का जो मेन थीम है टैलेंट वर्सेस हार्ड वर्क उसके परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। जहाँ यूनो नेचुरली मैजिकली ब्लेस्ड है वहीं दूसरी तरफ आस्था के पास कोई भी मैजिक नहीं है। जहाँ यूनो हर काम आसानी से कर लेता है वहीं आस्था को 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये तो शो के प्रीमाइस की बात हो गई। अब मैं अपने थॉट्स देता हूँ सीज़न 1 के ऊपर। तो एपिसोड 8 तक
काफ़ी मज़ा आ रहा था, उसमें एनिमेशन भी ठीक था। लेकिन एपिसोड 8 के बाद नोटिसेबल डिटोरिएटिंग एनिमेशन क्वालिटी हमें देखने मिलती है। हमें धीरे धीरे स्टोरी प्रोग्रेशन के थ्रू विलन्स के बारे में पता चलता है और फाइनली हमें रिवील होता है कि मेन विलन कौन है, एक प्रोमिनेंट आर्क का, जो कि रिवील होता है कि एक ग्रुप है जिसका नाम है आई ऑफ द मिडनाइट सन। तो जब आई ऑफ द मिडनाइट सन सिटी पर अटैक करता है, वहाँ एनिमेशन खराब है, मुझे उसका रीज़न पता है, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल रहा। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इस शो की रिजॉल्व होगी इसके सीज़न 4 में, वो यह है कि इसमें जब विलन और कैरेक्टर्स लड़ाई कर रहे हैं तो विलन जब उसमें कुछ बोल रहा है तो कैरेक्टर्स खड़े होकर सुन रहे हैं, अटैक नहीं कर रहे हैं, और जब कैरेक्टर्स बोल रहे हैं तो विलन खड़ा होकर सुन रहा है, अटैक नहीं कर रहा है। मुझे नहीं पता कि ये चीज़ मांगा में कैसे प्ले आउट होती है, लेकिन मैं ये तो कह ही सकता हूँ कि अगर इस टीम को थोड़ा और टाइम और रिसोर्स मिला होता तो वो इस चीज़ को और इंगेजिंग बना देते, तो शायद ये कंप्लेन मेरी नहीं होती यहाँ पर। लेकिन अब जो है वो है, नॉर्मल व्यूअर्स को इतना नहीं पता होता कि प्रोडक्शन के आगे पीछे क्या चल रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि ये आर्क सबसे वीक है सीज़न 1 में। अब हम आगे बढ़ते हैं सीज़न 2 पे, जो कि इम्प्रूव्ड है सीज़न 1 से। इसी आर्क में हमें वन ऑफ दी बेस्ट एपिसोड्स देखने मिले हैं इस एनीमे से, जैसे एपिसोड 63, एपिसोड 84 जिसमें यूनो और रिल की लड़ाई होती है, एपिसोड 100, ये सब इसी सीज़न में हमें देखने मिले हैं। इस सीज़न में स्टोरी बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ती है, बहुत ही इंगेजिंग रहती है, हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में जानने मिलता है, बहुत सारे और भी हमें नए चीज़ से इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओवरऑल ये सीज़न वन ऑफ दी बेस्ट सीज़न है इस शो का, और इसमें स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग हो जाती है। एक और माइनर कंप्लेन करना चाहूँगा सीज़न 1 और सीज़न 2 से, कि इसमें कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी हमें एक से ज़्यादा बार सुनाई जाती है। जिसमें मार्स और फाना की बैक स्टोरी हमें सीज़न 1 में सुनाई गई थी, वो वापस सीज़न 2 में सुनाई जाती है। अब मेरे को इसका रीज़न पता है, क्योंकि ये वीकली एयर होता है और सीज़न 1 और सीज़न 2 में 51 एपिसोड्स हैं, तो ओवरऑल रिकैप करवाने के लिए बीच में डाल दिया गया है, वो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन अगर कोई बिंज वॉच कर रहा है इस शो को, तो इसको वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है, जैसे मुझे लगा। एक और चीज़, एपिसोड्स की लेंथ भले ही 23-24 मिनट हो, लेकिन उसमें नया फुटेज 18-19 मिनट का ही होता है। हर एपिसोड के शुरू के 25-30 सेकंड में हमें वो ऑसम इंट्रो देखने मिलता था, जिसमें फर्स्ट विज़र्ड किंग की गाथा सुनाई जाती थी विथ एन एपिक ओएसटी, जिसे मैं कभी स्किप नहीं करता था। उसके बाद रिकैप्स चालू होते थे, उसके बाद ओपनिंग सॉन्ग शुरू होता था, और एंड में पेटिट क्लोवर हमें दिखाया जाता था जिसमें कॉमेडी बिट्स है, उसके बाद एंडिंग सॉन्ग। ये पूरा मिला के 3-4 मिनट तो चला ही जाता था, इसलिए एपिसोड में नए फुटेज 18-19 मिनट के ही रह जाते थे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं सीज़न 3 पे। तो सीज़न 3 के शुरू के 18 एपिसोड्स एब्सोल्यूट पीक थे, और इसी में आई ऑफ द मिडनाइट सन वाला आर्क पूरा ख़त्म हो जाता है, इस शो का एक चैप्टर क्लोज हो जाता है। लेकिन इसी के बाद जब हमें नए आर्क से इंट्रोड्यूस कराया ही जा रहा होता है, उसी के बाद अब्रप्टली फिलर्स भी बहुत सारे चालू हो जाते हैं, जो कि इस सीज़न को वीक बना देते हैं स्ट्रॉन्ग स्टार्ट के बाद भी। आस्था के ट्रायल और हार्ट किंगडम से वापस आने के बाद स्टोरी थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि कैरेक्टर्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने का ट्राई कर रहे हैं, इसीलिए हमें हर कैरेक्टर पे फोकस्ड एक एपिसोड मिलता है। इसमें कई एपिसोड अच्छे होते थे, कई एपिसोड अच्छे नहीं होते थे, किन्हीं एपिसोड में मेजर डेवलपमेंट्स होते थे, कैरेक्टर मूवमेंट्स होते थे, लेकिन किसी किसी में नहीं होते थे। जैसे उसमें बेस्ट एपिसोड मुझे नोएल के ऊपर जो एपिसोड फोकस करता है उसका लगा, जब वो अंडर वाटर किंगडम में जाती है। लेकिन जो वेनेसा का एपिसोड था वो बहुत वीक था, उसमें कोई प्रोग्रेशन नहीं होता। लेकिन ये सब तो तब भी ठीक है। उसके बाद जो सबसे ख़राब है और सबसे लंबा फिलर है वो शुरू होता है एपिसोड 142 से एपिसोड 149 तक। ये स्ट्रेच बिल्कुल मीनिंगलेस है। मुझे ये आर्क सबसे ख़राब लगा इस शो में। इस आर्क में इतने प्लॉट होल्स है कि मैं क्या बताऊं, और ये आर्क बिल्कुल ही मीनिंगलेस है। अचानक से स्टोरी प्रोग्रेशन रोक भी देता है और हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं करता है। मैं बोलूँगा कि आप इस 142 से लेकर 149 एपिसोड जो स्ट्रेच है उसे पूरा स्किप कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप स्टोरी में उससे। तो आइए अब हम बात करते हैं ब्लैक क्लोवर के सीज़न 4 पर, जो कि इसका बेस्ट सीज़न है। पिछले 3 सीजन्स में जो कमियां थी वो सीज़न 4 में नहीं है। सीज़न 4 हर मामले में बेहतर है, चाहे वो स्टोरी की बात हो, चाहे इसमें एनिमेशन की बात हो, चाहे इसमें एक्शन की बात हो। स्टोरी इस बार बहुत ही ज़्यादा सीरियस और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सीज़न 4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीज़न है इसका, और अगर इसी तरीके से ये शो आगे बढ़ता रहा
तो ये वन ऑफ द बेस्ट शो में भी आ ही जाएगा आराम से। सीजन 4 में कैरेक्टर डिजाइन्स में हल्का स्लाइड चेंज है जो कि बहुत अच्छा है। डिजाइन और पॉलिश्ड है और उसमें कुछ नए डिटेल्स भी ऐड किए गए हैं और रास्ता को एक नया गेटअप भी दिया गया है। अगर नीट पिकिंग करके कुछ गलतियां निकालनी हो इस सीजन से तो एक्शन सीन्स के दौरान कभी कभी बैकग्राउंड थोड़ा सा अजीब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये बैकग्राउंड इस सीन का। सीजन 4 के हाईलाइट एपिसोड्स हैं एपिसोड 166, एपिसोड 167 और एपिसोड 170। इन 3 एपिसोड्स में हमें बहुत ही कमाल का एनिमेशन देखने मिलता है। सीजन 4 में स्टेक्स बहुत हाई हैं और हमें इस बार काफी सारी जानकारी भी दी जाती है अपने मेन कैरेक्टर्स को लेकर भी इस सीजन में। और ये सीजन ब्लैक क्लोवर के फ्यूचर स्टोरी लाइन को सेटअप करने में बहुत ही फेनोमिनल काम करता है। 2023 में ब्लैक क्लोवर की एक मूवी भी आई थी। ऑल्दो उसकी स्टोरी लाइन कैनन नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो मूवी एक बार जरूर देखें क्योंकि उसमें एनिमेशन शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम फ्लॉलेस है। एनिमेशन इंडस्ट्री में ये एक नया ट्रेंड सा हो गया है कि अगर कोई सीरीज बहुत पॉपुलर है तो उसके ऊपर एक मूवी बना दी जाती है और उसे फैंस को ये बोलकर सेल किया जाता है कि ये इन सीजन्स या इन एपिसोड के बीच की स्टोरी लाइन है तो आप इसे एक बार जरूर देखिए। लेकिन फ्यूचर में जब वो एनीमे कंटिन्यू होता है तो उस मूवी की स्टोरी लाइन को कभी उसमें मेंशन नहीं किया जाता, इसलिए ये सारी चीज़ें कैनन जल्दी नहीं होती हैं। तो यही है मेरे थॉट्स ब्लैक क्लोवर के चारों सीजन्स को लेकर के। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहूँगा उन व्यूअर्स के लिए जो इस शो को देखने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए। इस शो में कुछ फिलर एपिसोड्स हैं और ये हैं वो फिलर एपिसोड्स। एपिसोड 29, एपिसोड 66, एपिसोड 68, एपिसोड 82, फिर उसके बाद एपिसोड 123, 124, 125, उसके बाद एपिसोड 131, उसके बाद एपिसोड 134, 135 और जो मैंने सीजन 3 का आपको स्ट्रेच बताया था उसके बाद वो आता है एपिसोड 142 से लेकर एपिसोड 149। शो की कास्ट बहुत बड़ी है लेकिन वो कास्ट एकदम अच्छे से लिखी गई है। हर कैरेक्टर का अपना एक पर्पस है, अपना एक काम है जो कि वो अच्छे से फुलफिल करते हैं। शो में अगर सबसे फिनोमिनल कैरेक्टर डेवलपमेंट अगर वो किसी कैरेक्टर का है तो वो नोएल सिल्वा का है। सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक में जितना कमाल का डेवलपमेंट इसका रहा है उतना और किसी का नहीं रहा है। और साइड कैरेक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं विजर्ड किंग जूलियस नोवाक्रोनो, क्योंकि अगर जूलियस नोवाक्रोनो विजर्ड किंग नहीं होते तो क्लोवर किंगडम जिस उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है वो उस रास्ते कभी आगे बढ़ता ही नहीं। इन्होंने ही मैजिक नाइट्स के मेरिट बेस्ड प्रमोशन सिस्टम को स्टैब्लिश किया है और अगर ये ना होते तो कैप्टन यामिसुके हीरो और कैप्टन विलियम वांजेंस कभी गोल्डन डॉन और ब्लैक बुल्स के कैप्टन होते ही नहीं। वो शायद मैजिक नाइट्स भी नहीं बने होते अगर वो जूलियस नोवाक्रोनो से नहीं मिले होते। और अगर ब्लैक बुल्स मैजिक नाइट टीम का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता तो आज तक कभी मैजिक नाइट्स को ज्वाइन कर ही नहीं पाता और ब्लैक क्लोवर की स्टोरी होती ही नहीं। तो ओवरऑल मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि अगर आपको एक लॉन्ग रनिंग शो चाहिए जिसमें अच्छे कैरेक्टर्स, अच्छी वर्ल्ड बिल्डिंग और अच्छी स्टोरी लाइन हो तो आप ब्लैक क्लोवर को आराम से देख सकते हैं। लेकिन वही है कि आपको लंबा कमिटमेंट देना होगा इस शो को देखने के लिए क्योंकि इसमें 170 एपिसोड्स हैं। वैसे मैंने इस शो को इंग्लिश डब में देखा है और इसका इंग्लिश डब बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो आप भी इंग्लिश डब में देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।